सभी उपस्थित क्रांतिकारी साथियों और हमारे अग्रणीय नेताओं, सबसे पहले तो आपको जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान। उसके बाद में जैसा कि यहाँ कई बार कह दिया गया, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से भी कह दूं कि 26 जनवरी को जो हमें राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र परेड करनी थी और वो हुई, और वो बड़े पैमाने पर सफल हुई। ठीक है, इतने बड़े काम में छोटी मोटी घटनाएं तो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। और जिस दुश्मन से आप लड़ाई लड़ रहे हो वो भी इतना कमजोर नहीं है, शातिर है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। जैसा कि हमें खबर मिली है खुफिया तंत्र के और दिल्ली के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जहां पर गोली चली है वहां से सिर्फ 200 फीट पे ही बीजेपी का कार्यालय था, और जिस आदमी ने गोली चलाई थी उसने मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहने हुए था। तो साफ जाहिर है पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है और अब भी होगी, आगे भी होगी। उसके बावजूद भी जहां हम डटे हुए शाहजहांपुर मोर्चे पर हमारे नेताओं की सूझबूझ और बार बार अपील के बाद जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से और भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए और भारतीय संविधान के पदों पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी मान सम्मान रखते हुए जो हमारा पैक्ट हुआ था उसके आधार पर हम लोगों ने बहुत ही गर्व और शांतिपूर्ण ढंग से रैली को सफल किया। अब बात यह है कि आगे 26 तारीख का प्रोग्राम पूरा हो गया है, और 26 तारीख के इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा आपको और भी बता दूं कि जो भी दिल्ली में हुआ है वो जरा सी हमारी चूक से हुआ है। मैं लगातार यहां से आपके बीच बीच में नहीं रहा था, तो मैं बॉर्डर पर घूम रहा था और हर जगह जाकर के मैं आगाह कर रहा था कि आप जिस दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो या मोर्चा खोले हुए बैठे हो, वो दुश्मन भी आपके सामने अपना मोर्चा खोले हुए बैठा है। इतना कमजोर उसको मत समझिएगा। और जब उसके पास में बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, एक फॉर्मूला है उनका, साम दाम दंड भेद, और दूसरा फॉर्मूला उनका येन केन प्रकारेण, येन केन प्रकारेण और साम दाम दंड भेद। जब साम दाम दंड भेद ये सब जब विफल हो जाता है तब उनका दूसरा फॉर्मूला आता है येन केन प्रकारेण, और उस येन केन प्रकारेण में उनका सबसे बड़ा हथियार, जो मेरा अनुभव है 25 साल के आंदोलनों का उसका बता रहा हूं, और डायरेक्ट दुश्मन से फाइट में हुआ। आप लोग तो अभी आए हो, पहली बार आए हो, ये पक्का है। जो दुश्मन है ना उससे मैं डायरेक्ट 25 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, डायरेक्ट आइडेंटिफाई करके लड़ रहा हूं। यहां कुछ प्रतिबंध है इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो जब येन केन प्रकारेण की बात आती है तो सबसे बड़ा हथियार जो उनका है वो है घुसपैठ, और ये अब का नहीं है, सदियों का है। और आप ये मत समझ लेना कि आपको अब गुलाम बनाने जा रहे हैं। आपके पुरखे 100 पीढ़ी से गुलाम थे, और यही लोग हैं जिन्होंने आपको गुलाम बना के रखा 100 पीढ़ी तक, 250 साल तक। आपके देश का गौरवशाली भारत जिसको कहते हैं, भारत का स्वर्णिम युग जिसको कहते हैं, मौर्य साम्राज्य, उस मौर्य साम्राज्य का अंत करने वाले यही लोग हैं। और आपको 2500 सालों तक, 2200-2300 साल तक आपके पुरखों को गुलाम बनाने वाले यही लोग हैं। ये तो ठीक है कि हमारे देश के अंदर क्रांतिकारी लोगों ने बहुत बड़ी क्रांति की और उसका परिणाम हुआ कि इस देश में संविधान सभा बनी और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को बना दिया गया, और उन्होंने 2-2500 साल की उस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया, और एक समानता वाली व्यवस्था को देश में स्थापित कर दिया। अब जो 2-2500 साल से आपके पुरखों को जानवर से भी बदतर स्थिति में रखे हुए थे, क्या आप कल्पना करोगे कि आज वो आपको सिर पे बिठा देंगे? वो आपको सिर पे नहीं बिठा देंगे, सिर पे छोड़िए बराबर भी नहीं बिठा सकते। जो लोग भारतीय संविधान से खुश नहीं हैं
और जो इस देश में मनुस्मृतियों को लागू करना चाहते हैं आरएसएस के लोग, उनके धर्म ग्रंथों में, उनकी मनुस्मृतियों में साफ लिखा हुआ है कि ये जो शूद्र है, किसान, मजदूर आदि और जो भी है, ये अगर बराबर भी बैठ जाए तो उसकी कमर तोड़ दो। अगर ये जुबान से अधिकार की बात करे, इसकी जुबान काट दो। और अगर ये ज्ञान और शिक्षा की बात अगर कान से सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। उन लोगों से आप लड़ाई लड़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी जीत लेंगे, बहुत जल्दी और आसानी से जीत लेंगे। थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। मैंने टिकैत साहब से बात की वहां पर जाकर के गाजीपुर में, जब मेरी नजर में आ गया, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं हर जगह पर, बोलना ही मकसद नहीं होता। आवश्यकता होती है तो बोल भी देते हैं, जरूरत होती है तो बोल भी देते हैं। और यहाँ कोई ज्ञान प्रसार करने का, कैडर देने का मामला नहीं है। या 2-2.5 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें क्या कहा जाएगा, अपील की जाएगी और कुछ नहीं हो सकता है। मैंने टिकैत साहब से कहा, मैं कि टिकैत साहब आप दुश्मनों से घिर चुके हो। वो हंसने लगे, थोड़ा सा है ना, वो हंसने लगे, बोले क्या कह रहे हो आप। मैं कहा दुश्मन ने आपको घेर लिया है। जिस दुश्मन से आप लड़ाई लड़ रहे हो, उस दुश्मन ने आपको घेर लिया चारों तरफ से। और आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, उसको गाइड करने वाला भी वही है जो ऊपर बैठा हुआ है। इस देश का कोई भी राजनीतिक दल या संगठन ऐसा नहीं है जो उससे बचा हुआ हो, आरएसएस से बाहर हो। ये हमारी भूल है, गलती है। हम तो 4 गाली आरएसएस को देकर खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया हो गया, आज तो मैंने ऐसे ठोका है, ऐसे पेला है, बस मत पूछो। ठीक है, पेल तो वो रहा है वहां बैठ करके, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। मैं देख रहा था कि चारों तरफ घुसपैठ हो गई है। मैंने टिकरी में जाकर के कहा, टिकरी के लोगों से कहा, मेरे दुश्मन आपके बीच में है, सावधान हो जाना। मैंने सिंगू बॉर्डर पे कहा, और इसी आदमी के बारे में कहा जिसकी आज चर्चा चल रही है, दीप सिंधु की, उसका नाम लेकर के कहा। मैं कहा आप इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, मैं इसका बैकग्राउंड जानता हूं, और आप सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। लेकिन हमारे नेताओं के कान पर जू नहीं रहेगी। उन्होंने सोचा पता नहीं कौन आया, क्या हमको सलाह दे रहा, और ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने घुसपैठ की, और कल हमारे इतने बड़े शांतिपूर्ण आंदोलन को, गौरवशाली आंदोलन को, जो पूरी दुनिया के अंदर छा गया था, उसको उन्होंने दाग लगा दिया है, काला टीका लगा दिया। कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं हुई, और ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज फिर मैंने संचालक महोदय से कहा 2 मिनट का समय दीजिए। हो सकता है कि यहां ज्यादा लोग हैं इसलिए समय नहीं मिलता है, लेकिन आज फिर इन्होंने मेरी अपील को सुना। तो आज हमें यह समझना है कि हमारी एक सफलता नहीं हुई है, 4 सफलताएं हुई है। हमारी पहली सफलता थी जब सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी, वो पहली सफलता थी। हमारी दूसरी सफलता थी जब उन्होंने कहा कि हम आपको 1.5 या 2 साल के लिए इसको स्टे कर देते हैं, स्थगन कर देते हैं, रोक देते हैं। और हमारी तीसरी सफलता मैं तभी समझ गया था जब उन्होंने कहा था भाई दिल्ली पुलिस उल्ट ले, क्योंकि हमारी पुलिस को भी ये पता नहीं, हमारे जवानों को भी ये पता नहीं है कि उनके संवैधानिक जो पद मिला हुआ है, और वो जो आईएएस आईपीएस बन करके बैठे हुए लोग होते हैं, उनको यही नहीं पता हमारी ड्यूटी क्या है। रियली नहीं पता, मुझे मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्यों नहीं पता है उनको? क्योंकि उनको यह नहीं पता है कि हमें सुरक्षा करनी किसकी है। सुरक्षा की शपथ लेते हैं वो नागरिकों की। जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल होता है, ऐसे बहुत सारे सुरक्षा बल होते हैं ना। जैसे ही पुलिस अंग्रेजी का शब्द है, इसके लिए हिंदी में जो अर्थ निकलता है वो होता है नागरिक सुरक्षा बल। जब वो नागरिक सुरक्षा बल की शपथ लेते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, मैं कह रहा हूं गारंटी से, इरादे से नहीं, गारंटी से कहता हूं कि जानकारी के अभाव में, अगर जानकारी का अभाव नहीं होता ना तो ये जय हिंद नहीं करते, ये जय भारत करते, है ना। इस देश के अंदर हाल तो ये है, देश के नाम का पता नहीं है, देश का नाम का पता नहीं है। वो जो वैसा कह रहा, अरे शुक्र करो भैया, अभी तक हिंदुस्तान बना नहीं है महाराज, अभी बना नहीं है, बनने के प्रोसेस में है, और आप सड़कों पर हैं। थोड़ी कल्पना कर लेना अगर ये बन गया, ठीक है ना, ये दरी बिछाने लायक भी नहीं रहोगे।
ये माइक लगाने लायक भी नहीं रहोगे। मैं यह सुन रहा हूं बहुत दिनों से, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। तो फिर भारत का ही क्यों बनाता, हिंदुस्तान का ही बना दे। सर मजदूर किसान भारत का और बनाएगा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान बनते ही हमारा होगा सत्यानाश, देश में होगी मनुष्यता लागू, हमारे होंगे अधिकार खत्म, हम हो जाएंगे फकीर। और हम गर्व से कह रहे हैं, और हमारे बड़े सैनिक और सिपाही लोग भी जय हिंद। मैंने कहा से पहला ही संविधान द्रोह आपसे शुरू होता है, पहला ही संविधान द्रोह आपसे शुरू होता है, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अंग्रेजी आती है तब ना, अंग्रेजी तो गई अंग्रेजों के साथ, यहां तो वही अंग्रेजी पढ़ाई जाती है जो हिंदी में होती है, उनके अनुसार होती है। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने उसी दिन कह दिया था इस देश का नाम इंडिया नहीं है, इंडिया दैट इज भारत। जो अब तक इंडिया था वो अब भारत है, इंडिया दैट इज भारत। अरे अंग्रेजी पढ़ लो भाई, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और अंग्रेजी का तो खास बिल्कुल ही नहीं हूं, लेकिन काम की चीज ढूंढ लेता हूं। हम यहां हिंदुस्तान बनाने में लगे हुए, हिंदुस्तान बनाने में लगे हुए, और वो नागपुर में बैठकर सोच ही रहा है कि हिंदुस्तान कब बने। और फिर भारत का मजदूर किसान मिलकर के हिंदुस्तान बना देगा तो उनका काम तो आसान हो जाएगा ना। मैंने मेरे मुस्लिम भाइयों के एक प्रोग्राम में गया, बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही थी, बड़ा बड़ा हिंदुस्तान हिंदुस्तान सब जमीनें हिंदुस्तान। मेरा नंबर आया, मैंने कहा भाई थोड़ी मेहरबानी करो, अभी तो भारत है, अभी तो भारत है और तलवार लटकी हुई है, ठीक है ना, तलवार अभी लटकी हुई है, जैसे ही हिंदुस्तान बनेगा तलवार गर्दन पे आ जाएगी, सावधान हो जाना। यह संविधान की दुहाई दी जा रही है, संविधान की बात की जा रही है, लेकिन संविधान का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान की कोई बात ही नहीं चल रही यहां पर। आपको तो यह भी नहीं पता नहीं होगा कि आर्टिकल 19 के तहत जो आपको ये अधिकार है संघ बनाने का, संगठन बनाने का और सम्मेलन करने का, वो छीन लिया है आपसे। अब वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट सोसाइटी तक सीमित कर दिया है, सिर्फ सोसाइटी तक सीमित कर दिया। अब आपके संगठन नहीं रहेंगे इससे आगे, संगठन होंगे तब ना लड़ोगे। और हम क्या कर रहे हैं, हम गर्व से यहां पर 500 संगठन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 500 के मुंह एक तरफ नहीं है, सबके उल्टे, सबके उल्टे, एक के भी सामने नहीं है। एक भी कोई दिल से नहीं मिलना चाह रहा दूसरे संगठन से कि आजा भाई गले मिल जाए और हम एक हो जाए, ठीक है ना। एक का मुंह इधर है, एक का उधर, एक का उधर, एक पश्चिम पूर्व, सब अलग अलग है। अरे संगठन बनाने का ही अधिकार संविधान ने दिया, तो क्यों नहीं आ जाते हो संविधान के नीचे? संविधान के नीचे आ जाओ, सारे अधिकार तो संविधान में ही है। संविधान बचा लोगे तो सब अपने आप बच जाएगा। हम लोग भी बाध्य हैं, हम लोग भी पूरी तरह बाध्य हैं। चाहे आज 27वें दिन से हमारी टीम यहां बैठी हुई है, हम लोग कंटिन्यू वादा करते हैं कि हम हमारे जो भी नेता नियुक्त किए हुए, जो भी कोर कमेटी है, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करें। अभी अभी ऐलान हुआ, मैं तैयार हो रहा था तो ऐलान हुआ कि भाई तुरंत ही इधर पहुंचना है। हम लोगों ने कहा चलिए भाई, 27 दिन हो गए थे तो खैर घर से अभी तो आपने भी कहा फोन तो सबके आते ही रहते हैं, सबके आते हैं, पता नहीं। और इस काम में आए हुए हैं, शादी ब्याह में होते तब भी फोन की थोड़ी दूसरी बात होती, इस काम में आए हुए हैं तब तो फिर कल की हवा सुन ली टेलीफोन पे, उसके बाद तो घर वालों की थोड़ी परेशानी बढ़ी जाती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने तो अब कहा होगा खूंटे में चूड़ियां टांग लो, मैंने 25 साल से कह रखा है एक ही चूड़ी पहन के रखना ताकि उतारने में आसानी हो, एक ही पहन के रखना, बाकी वाले झंझट छोड़ दो, नहीं तो उतरेगी नहीं, चमड़ी छिल जाएगी, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। एक ही पहन के रखना। हम आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी होने के साथ साथ हम समझदार की बात भी करते हैं, हम लोग संविधान की बात नहीं करते, दायरे में रहकर बात करते हैं। जैसा मेरे भाई ने कहा, बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही थी कि जोश के साथ साथ हमें होश में भी रहना होगा। ये आंदोलन है, ये आंदोलन दोबारा कभी ये रूप धारण नहीं कर पाएगा। अगर आप एक कदम भी पीछे हट गए, ये आंदोलन दोबारा ऐसा आंदोलन नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप लोग उसको बनाए रखें, मजबूती से बनाए रखें। और जो हमारे जवान भाई है किसानों के सामने, जिसकी हम बार बार हर किसान जय के साथ में हम संविधान की जय करते हैं और जवान की भी जय करते हैं, तो इतनी बार जय करने के बाद थोड़ा तो उनको भी समझना चाहिए, इधर वालों को भी। इधर वाले तो खैर समझे हुए, जब मौका आता तो समझ जाते हैं, जब मौका आता तो सामने भी हो जाता है। क्यों करे क्या, आदेश तो ऊपर से होता है ना।
उनको तो आदेश मानना होता है, कमांड को मानना पड़ता है। हम भी जानते हैं उनकी मजबूरी है, लेकिन यार थोड़ा अंदर जमीन तो होगा, थोड़ा अंदर इंसानियत तो होगी, मानवता तो होगी। अरे आपने भी तो बच्चे पैदा किए होंगे, आपके बच्चों का अधिकार क्या खत्म नहीं हो जाएगा? इनका ही हो जाएगा। आज अगर ये बात करें कि जो किसान यहां बैठे हुए इनकी जमीन जा रही है क्या? अरे जो घर में बैठकर रोटियां खा रहे उनकी भी तो जाने वाली है। लेकिन दुश्मन कितना चालाक है आपको बता दूं, अंदर की बात। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये जो बड़े बड़े जमींदारा है ना, इनके पास 300-400 किला, किसी के पास बीघा जमीन है, इनकी जमीन पहले जाएगी, तुम्हारी नहीं जाने वाली है। ये इनके लिए कानून बना, तुम्हारे लिए नहीं बना है। कि उनको मालूम है ना कि एक साथ कह दिया तो ये भी भौरों की तरह या मधुमक्खियों की तरह आ जाएंगे काटने के लिए। इसलिए कहा नहीं नहीं, ये इनका ही है, बड़े बड़े वाले हैं ना, इनका है। तो छोटे वाले घर में बैठे, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, हमारी जमीन कहां जाने वाली है? क्योंकि इस देश के अंदर जो आज सिख लड़ रहा है, मैं तो कह रहा हूं उसको शायद कुछ भी कह दो यार, लेकिन लड़ाकू को लड़ाकू कहने में तो गर्व महसूस होता ही है। उसके ऊपर दाग भले कुछ भी लगा दो, मुझसे क्या फर्क पड़ता है? जब उस लड़ाकू कौम ने इस देश के अंदर संविधान के लागू होने के बाद में जब उन्होंने अपना काम कोई अधिकार या मांग की बात उठाई थी, तो उनको क्या कहा था? उनको पहला नाम दिया था उग्रवादी। खालिस्तानी तो बाद की बात है, खालिस्तानी तो एक तबका है उनके अंदर भी। टोटल सिखों को कहा गया उग्रवादी। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कहा गया था उल्फा। नाम सुना होगा, उल्फा, क्योंकि उनको एक विशेषाधिकार संविधान ने दिया था स्वायत्त शासन का, उसको खत्म करने के लिए। बाद में इनको, तो जब सिखों का उधर हो रहा था पता नहीं था, नॉर्थ ईस्ट तो बहुत दूर है, क्या होंगे उल्फा? कोई बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े सिंग वाले, कोई उल्फा होंगे? हमने तो देखा नहीं है अमेरिका में लोग कैसे, जो अमेरिका गया उसको ही पता है अमेरिका में लोग कैसे। उनको उल्फा कहा, तो हमारे लोगों ने सोचा होगा कोई जानवर का नाम। और जब सिखों को कहा उग्रवादी, तब हमारे लोगों ने कहा ये तो सिखों का मामला है ना, हमारा क्या। जब सिखों को ध्वस्त कर दिया, क्रश कर दिया, उसके बाद में नंबर लगाया मुसलमानों का, कहा आतंकवादी। तो बोला वो उग्रवादी थे, ये सारे आतंकवादी है। ठीक है काटने दो, मारने दो, होना चाहिए, है ना। और गोदरा कांड करवा करके प्रधानमंत्री बन गया। अरे लोग जानते हैं भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग थोड़ा सा शांत हैं, हो जाएंगे, देखा जाएगा। तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या कहा? जब आदिवासियों ने कहा हमारी जल जंगल जमीन, तो उन्होंने कहा नक्सलवादी। बारी बारी पीटते हैं, एक साथ पीटेंगे तो। आपने देखा वो डिस्कवरी देखते हैं ना कभी आप? डिस्कवरी में जब शेर 2-4 शेर जब हमला करते हैं तो भैंसों के झुंड पे हमला नहीं करते, झुंड में से भैंस को एक तरफ करते हैं पहले, झुंड में से पहले भैंस को एक तरफ करते हैं, फिर अटैक करते हैं। क्यों? उनको मालूम है झुंड पर हमला किया तो सिंगों से छेद देंगे। तो उनको मालूम है कि पूरे पे अटैक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो बारी बारी अटैक करना। अब क्या कह रहे हैं? ये हरियाणा पंजाब वालों के पास में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जमीन है, वो जमींदारा लोग हैं, उनके खिलाफ कानून है। मैं बार बार राजस्थान, हमारे पश्चिमी राजस्थान जोधपुर संभाग में और पूरे देश के अंदर जो हमारा संगठन, वहां बात कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? अरे साहब आप क्यों बैठे हो वहां पर? ये तो उन जमींदारों से लड़ाई है, उनके पास बड़ी बड़ी जमीन है, सरकार उनकी जमीन कॉर्पोरेटर को दे रहे, अपने वाली थोड़ी देंगे। मैंने कहा जब भैया, जब पार्लियामेंट में कोई अध्यादेश बनता है या भारत में कोई भी कानून बनता है तो कौन सा कोई अलग अलग बनता है क्या? ये इनके लिए, ये इनके लिए। अभी तक तो हम यही कह रहे जमीन की बात, जमीन तो गई, जमीन तो जा चुकी है। अब हम बचा सकते हैं तो बचा लें, बचा सकते हैं तो बचा लें। इसके लिए मेरी अपील है आपसे कि जिस तरीके से लड़ाई को हमने यहां तक लाया है, इसी लड़ाई को हम धैर्यपूर्वक लड़ना है। जो भी निर्णय हमारी कमेटी करेगी, हमें समझ आ रहा है कि हमारी बात भी हमारे नेताओं तक जा रही है। नेता भी इस बात में कोई अनुभवी है, हमसे कई गुना ज्यादा अनुभवी है, हमसे हमारी जितनी उम्र नहीं इतना तो उनका अनुभव है। तो ये तो बात है नहीं कि वो कुछ जानते नहीं है, उन्होंने भी हम बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। तो हम सभी लोगों को उनके निर्देश की पालना करनी होगी। जैसा भी हमें जैसे निर्देश मिला, 1 मिनट में सेक्टर लाइन में खड़े हो गए। इससे कहते हैं लड़ाई। देखो कहते हैं ना, युद्ध, प्यार और राजनीति, इसमें सब जायज है, सब जायज है। वो अभी भी कुछ भी कर ले, वहां कुछ नहीं पूछेगा अरे तुमने ऐसा क्यों किया। हम कहते हैं ना कभी कभी ये ऐसा कर रहे हैं, खट्टर सरकार ऐसा कर रही है, वो कर रही है, करेगी, क्योंकि वहां सब जायज है। ये युद्ध है और युद्ध में सब जायज है। इसलिए कोई भी समय, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आपको हमेशा अलर्ट रहना है और हर समय जो भी आदेश मिले उसको इंप्लीमेंट करना है।
और तुरंत ही हमें यह एक काम हमारा पूरा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हो गया। ये तो हमें एक शांतिपूर्ण ढंग से पूरे देश को दिखाना था कि हमारे अंदर भी अनुशासन है। हम खाली खेत में फावड़ा ही नहीं चलाते हैं, हम खेत में हल ही नहीं चलाते हैं, हम खेत में हसिया ही नहीं चलाते हैं, हम सत्ता भी चला सकते हैं। ये सबूत दिया हमने। और अब गारंटी के साथ हम इनको हटा करके हम सत्ता हाथ में लेंगे, हमारे किसान भाई सत्ता लेंगे हाथ में और हम दिलाएंगे। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कब तक इन बदमाशों के हाथ में सत्ता रखोगे? जब तक इन बदमाशों के हाथ में सत्ता रहेगी कभी भी तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए बदलना तो पड़ेगा, लेकिन बदलने के लिए आपको बहुत बारीकी से चलना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहली चीज मैं आपसे अपील करता हूं इस मंच के माध्यम से कि कोई भी यहां संविधान को मानने वाला व्यक्ति है, ना मानो आपकी मर्जी, मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूं कि यहां अपने मुंह से हिंदुस्तान शब्द ना निकालें, क्योंकि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान बनाना चाहता ही है। और अगर हम उसमें बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, तो सत्यानाश हमारा ही होने वाला, उसका कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी मेरी बात यह है कि आप अपने दुश्मन को पहचानने की कोशिश करें। आप बहुत नजदीक पहुंच गए हैं दुश्मन के, बहुत करीब पहुंच गए हैं, ठीक है, लेकिन दुश्मन भी आपको प्यार भरा निमंत्रण दे करके आपके बीच में आ चुका है। इसलिए थोड़ा उससे भी सावधान रहना जरूरी है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम कर दूंगा। आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि एक नारा जरूर लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय जवान जय किसान, आप कहेंगे जय भारत जय संविधान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत जय संविधान। धन्यवाद आप सभी का और संचालक महोदय का।